हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये 11th एंड 12th ऑफ अक्टूबर की करंट अफेयर्स है जो कि विजन ने हमें दे रखी है एंड हम यहाँ पर इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो पहला टॉपिक है वो है रिगार्डिंग कि ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड बजट ये रिलीज़ किया है ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट ने। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में थोड़ा पढ़ना है, देन ये ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड बजट के बारे में पढ़ना है एंड एट लास्ट हमें ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट का भी थोड़ा सा देखना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नाइट्रस ऑक्साइड जो गैस है उसके बारे में। ये जो गैस है ये दोनों ही कैटेगरी में आती है, ग्रीन हाउस गैस भी है एंड एक ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस भी है। मतलब जो हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर है उसको भी ये हार्म पहुंचाती है। एंड सेकेंड ये ग्रीन हाउस गैस है, मतलब कि ये अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज करने में हेल्प कर रही है। ठीक है, इसके अलावा भी बाकी और भी ग्रीन हाउस गैसेस है, ये थर्ड नंबर पे आती है। जो इससे ऊपर की दो इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। इसकी जो एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम है, मतलब आज अगर ये रिलीज हुआ तो कितने टाइम तक ये एटमॉस्फेयर में रहेगा, वो है कम से कम वो है 116 साल। इसमें आप प्लस माइनस 9 कर सकते हैं, तो करीब इतना ये एटमॉस्फेयर में रहती है। बात करें ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट की, तो इसको किसने स्टार्ट किया था? मतलब इसने क्या क्या स्टार्ट किया, इसने तो एक इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव भी दिया है। इसके अलावा अभी ये जो ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड बजट है ना, ये भी इसी ने दिया है। किसने? ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट ने। मतलब दोनों इनिशिएटिव इसी के हैं। तो यहाँ पर ये बेसिकली जो इनने की हाइलाइट्स दी है अपने इस बजट में वो ये है कि नाइट्रस ऑक्साइड का जो अमाउंट है हमारे एटमॉस्फेयर में वो लगातार एक्यूमुलेट हो रहा है, और ये जो एक्यूमुलेट होने का रेट है ये बढ़ता जा रहा है। यही चीज़ अगर 1980s में देखें तो आज से 10% कम एक्यूमुलेट होती थी, जमा होती थी, और आज ज़्यादा जमा हो रही है। और इसका जो डोमिनेंट कॉज है, मतलब क्यों ये मतलब कौन से सोर्स से इसमें सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो वो है हम जो एग्रीकल्चर में हमारे फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बेसिकली, उनसे ये चीज़ हमारे एटमॉस्फेयर में एक्यूमुलेट होते जा रहा है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि हमारे जो सिंथेटिक यानी जो बनाया हुआ फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं वही इसका कॉज है। जो हम ऑर्गेनिक मन्योर भी यूज करते हैं ना, उससे भी क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड थोड़ी थोड़ी रिलीज होती है। दोस्त का अमाउंट कम होता है लेकिन उससे रिलीज होती है। जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है हमारा वो 70% कंट्रीब्यूट करता है नाइट्रस ऑक्साइड के प्रोडक्शन के लिए। तो अगर कहीं आपसे इसकी सीक्वेंस पूछती कि कहीं कौन सा सोर्स है जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग है टुवर्ड्स नाइट्रस ऑक्साइड, तो अगर आप इंडस्ट्रीज दे रहे हैं तो आप वो टिक करके मत आइएगा। इंडस्ट्री से ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट कौन से रीजन्स हैं जहाँ से ये प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो है एशिया, उसमें पर्टिकुलरली ईस्ट एशिया एंड साउथ एशिया, देन यूरोप, देन नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, एंड जो मेन कॉज है यहाँ से नाइट्रस ऑक्साइड प्रोड्यूस होने का वो है सिंथेटिक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का यूज़। नेक्स्ट है जो ये ग्रोइंग इकोनॉमीज है ना, या इमर्जिंग इकोनॉमीज है जैसे इंडिया की, चाइना की, तो यहाँ से ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि ये ज़्यादा यूज कर रही है क्रॉप प्रोडक्शन में एंड लाइफ स्टॉक नंबर से, इनके वहाँ जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट है एमिशन जो यूरोप से है वो डिक्रीज हुआ, ये थोड़ा सा अच्छी बात है। जो एंड डिक्रीज होने के पीछे जो रीजंस है वो है उनकी वहाँ खुद की जो पॉलिसीज इन लोगों ने बना रखी है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये जो ग्लोबल N2 बजट करके दे रखा है, इसमें बेसिकली आपको दे रखा है कि कैसे कहाँ कहाँ से कितना अमाउंट में नाइट्रोजन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, तो ये आप देख सकते हैं। एंड इसी के अकॉर्डिंग आप अपने एग्जाम में जो है आप मार्किंग कर सकते हैं कि किससे ज़्यादा हो रहा है और किससे कम हो रहा है। कीप इन माइंड सबसे ज़्यादा जो है हम एग्रीकल्चर से कर रहे हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है एग्रीकल्चर से, फिर सबसे कम तो आप देख सकते हैं, बल्कि यहाँ पे जो है ओशन से भी हो रहा है, एटमॉस्फेरिक डिपोजिशन ओशन, इनलैंड एंड कोस्टल वाटर्स, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी यानी ह्यूमन एक्टिविटी से यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं जिससे नाइट्रस ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे।
नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कि हम क्लीनर कोल की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्लीनर कोल, कोल कोई साफ़ नहीं हो रहा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि जो हम उसको यूज़ करने के लिए मेथड्स हम यूज़ करते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको क्लीनर बनाएं। ठीक है, उनसे जो गैस वगैरह जो रिलीज होती है किसी तरीके से उनको कंट्रोल करें। मतलब इस तरीके से कि हम इसको एनर्जी के लिए भी यूज कर ले हमारे, और हम इस इन रिटर्न एनवायरनमेंट को भी हम नुकसान न पहुंचाए। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है, करीब 40,000 करोड़ पैसे इसके लिए अलग से रख दिए हैं कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे, न्यू टेक्नोलॉजीज पे काम करेंगे। ठीक है, इसी में एक नई टेक्नोलॉजी फाइंड की गई है जिसका नाम है कोल टू लिक्विड टेक्नोलॉजी। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोल को कन्वर्ट कर देते हैं मिथेनॉल में या फिर मिथाइल एल्कोहल में। फिर इसका आगे प्रोसेस होती है, लेकिन पहले कोल को लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और लिक्विड यहाँ पर है मिथाइल एल्कोहल या फिर मिथेनॉल, ये याद रखना। बात करें इस टेक्नोलॉजी को, इसको हम कोल लिक्विफेक्शन भी कहते हैं। यानी हम लिक्विफाई कर रहे हैं कोल को, जिसमें अब इसमें हम किस में कन्वर्ट करें, कोल को हम कन्वर्ट करें मिथेनॉल या फिर मिथाइल अल्कोहल में। ये चीज़ है ना, इसमें याद रखना। अगर कोई और चीज़ आपसे लिक्विड बोले तो उसमें नहीं हो रहा है, मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल में हो रहा है। अब ये जो है प्रोड्यूस, मिथेनॉल की अगर बात करें, ये प्रोड्यूस होता है इनडायरेक्ट कोल लिक्विफेक्शन प्रोसेस से, यानी कोल को लिक्विफाई करने के बाद हम मिथेनॉल को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बस यही मेथड है, लेकिन यहाँ से भी हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये बात है इसका। कोल को जब हम लिक्विफाई या गैस लिक्विफाई करते हैं, हम डायरेक्ट नहीं करते हैं उसको, सबसे पहले हम गैस में कन्वर्ट करते हैं, जिस गैस का नाम होता है सिन गैस। ठीक है, या फिर सिंथेसिस गैस भी उसको बोलते हैं। ये हम कैसे करते हैं, कोल में हम उसको क्या करते हैं, स्टीम एंड ऑक्सीजन डालते हैं उसमें थोड़ी थोड़ी, एंड उसके बाद वो गैस में कन्वर्ट होता है सिन गैस में। सिन गैस में अगर हम इसकी कंपोनेंट्स की बात करें कि क्या क्या होता है, तो इसमें हाइड्रोजन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये इंपॉर्टेंट है। सिनगैस के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, सिनगैस बनती कैसे है, ये चीज़ याद रखना। अब इसी सिनगैस को हम कन्वर्ट कर देते हैं फिर बहुत सारे हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स में, या फिर जैसे कि गैसोलीन में या मेथेनॉल में। ठीक है, तो कोल पहले सिनगैस में कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद में मेथेनॉल या और चीज़ों में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो सिनगैस क्या है, कैसे प्रोड्यूस होती है, ये याद रखना। मिथेनॉल की अगर हम बात करें तो ये क्लियर लिक्विड है, केमिकल है, जो कि वाटर में इजीली सोल्यूबल हो जाती है। यानी आप इसको मिलाओगे पानी में तो अलग नहीं होगा, उसमें सोल्यूबल हो जाएगा। प्लस ये बायोडिग्रेडेबल है, एंड ये अल्कोहल फैमिली का ग्रुप है, मतलब मेंबर है। अल्कोहल जिसमें पीछे से ऑल लगा होता है ना, ओ एल, वो अल्कोहल वाले होते हैं। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी तो आपको पता होगा कि ओ एच ग्रुप वालों को हम अल्कोहल बोलते हैं। तो यहाँ पर तो फॉर्मूले में मत जाइए, लेकिन सिंपल है कि क्या होता है, सिंपलेस्ट ग्रुप हो, इस ग्रुप का ये सिंपलेस्ट मेंबर है, यानी इसका फॉर्मूला होता है CH3OH। ठीक है, ये मिथेनॉल का फॉर्मूला है। तो अल्कोहल ग्रुप है, आप पता चलेगा किससे, OH के होने से। और अगर नाम पे देखें तो OL अगर मेंशन्ड है तो वो अल्कोहल ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा भी हम क्या कर रहे हैं, बाकी टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं, जिससे कि हम कोल को क्लीनर वे में यूज कर सके, एंड वो हम सस्टेनेबली उसको यूज करेंगे। वर्ड अगर हम सही से यूज करें तो उसका नाम होगा सस्टेनेबल यूज। ठीक है, कैसा यूज, सस्टेनेबल यूज। तो सस्टेन, इसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी है, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। ठीक है, आप कार्बन को एटमॉस्फेयर से कैप्चर करिए एंड उसको कहीं स्टोर कर दीजिए, या फिर जो खाली माइन से आप वहाँ स्टोर कर सकते हैं। इस पर क्वेश्चन आया था कि को कार्बन हम कहाँ कहाँ स्टोर कर सकते हैं, तो अंडरग्राउंड माइंस में स्टोर कर सकते हैं, एंड मतलब बहुत सारी प्रोसेस ज़मीन में। कोल गैसिफिकेशन, कोल को गैसिफाई करके, जैसे यहाँ पर हमने सिन गैस बनाई, वही प्रोसेस है। एंड नेक्स्ट है फ्लू गैस सेपरेशन। देखिए फ्लू किसको कहते हैं, सबसे पहले वो ध्यान दीजिए। फ्लू जब चिमनी में जो शेफ्ट होते हैं ना, जहाँ से गैस बाहर निकलती है, उस पाइप को हम फ्लू कहते हैं। अब यहाँ से जो गैस आ रही है उसमें हम उनको क्या करते हैं, सेपरेट आउट करने की कोशिश करते हैं। सेपरेट आउट कैसे होगा कि हम CO2 को अलग करने की कोशिश करते हैं, या ऐसे गैसेस को अलग करते हैं, तो इसी को हम कहते हैं फ्लू गैस सेपरेशन। तो यहाँ से भी हम वो गैसेस जो टॉक्सिक नहीं है उसको डायरेक्टली रिलीज कर देंगे, एंड जो टॉक्सिक है उनको प्रिवेंट करेंगे, रख देंगे। ठीक है, तो ये तीसरी प्रोसेस है। यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट पे। तीसरा जो टॉपिक है वो ये है कि RTI एक्ट को अब
15 साल हो चुके हैं। ये आया था भाई आरटीए एक्ट ऑफ 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005। तो अभी जब इसको 15 साल पूरे हुए हैं, तो इसमें बेसिकली किया क्या है, इसकी 15th एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए एक रिपोर्ट कार्ड रिलीज किया है, जिसमें कि इसके परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जा रहा है। ठीक है, और ये रिपोर्ट कार्ड रिलीज किया है सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज एंड अदर्स ने मिलके। तो यहाँ पर क्या की हाईलाइट्स है वो पढ़ने से पहले हम जान जाते हैं कि आरटीआई का काम क्या है। अगर कोई भी आरटीआई एक्टिविस्ट कोई केस मतलब जो कोई एप्लीकेशन दे रहा है फॉर राइट टू इंफॉर्मेशन, पहले वो किसी सेंटर को दे रहा है या स्टेट को दे रहा है या किसी भी अदर पब्लिक अथॉरिटी को दे रहा है, तो उनने वो एप्लीकेशन नॉर्मल केस में 30 दिन के अंदर उस इंसान को प्रोवाइड करानी होती है। गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं। तो और अगर अगर किसी की लाइफ से वो रिलेटेड है, तो वो 48 लाइफ या फिर लिबर्टी से भी रिलेटेड है, तो 48 घंटे के अंदर वो चीज़ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। ये तो नॉर्मल कोर्स है। लेकिन अगर कोई चीज़ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंदर आती है, तो वहाँ पर कोई जो ये हमारे कमिश्नर्स होते हैं, वो चीज़ मना कर सकते हैं कि हम ये इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं करके। कौन सी बॉडी से यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, तो वो हर पब्लिक अथॉरिटी होगी, जिसमें कि यूनियन गवर्नमेंट की बॉडीज आ जाएंगी, स्टेट गवर्नमेंट की बॉडीज आ जाएंगी, लोकल बॉडीज आ जाएंगी, एंड इनके अलावा वो सिविल अथॉरिटीज़ भी आ जाएंगी जिनको फंडिंग मिल रही है गवर्नमेंट से, बी इट पार्शली या फिर बी इट कम्प्लीटली। ठीक है, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे भी उनको फंडिंग मिल रही है, तो उनको भी आरटीआई के अंदर उनसे इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। अभी अभी ये बाकी और न्यूज़ में भी था, क्योंकि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एंड एनजीओज, इन दोनों को भी आरटीआई के अंदर ले आए थे अभी। ठीक है, इसलिए भी ये न्यूज़ में आया था। अब बात करते हैं कि अभी जो रिपोर्ट कार्ड निकाली है, इसमें क्या बोला गया है। जो मेजर कंसर्न है वो है अबाउट पेंडेंसी, सेकेंड वैकेंसी। तो इन दोनों चीज़ों से ही सब चीज़ रिलेटेड हो रही है। जैसे कि अभी कह रहे हैं कि 2.2 लाख केसेस हैं जो अभी पेंडिंग है, दोनों में ही, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में भी एंड सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में भी। इंफॉर्मेशन कमीशन एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन को देखती है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, जो पोस्ट है वो खाली जा रही है, उनको फिल करने के लिए कोई एडिक्वेट काम नहीं किया जा रहा है। प्लस जो इंफॉर्मेशन कमीशन कमिश्नर सभी अपॉइंटेड भी हैं, वो भी जो एक्चुअल में उनको पेनल्टीज इम्पोज करनी चाहिए लोगों पे, वो नहीं कर रहे हैं। एंड किसी अगर इंफॉर्मेशन सीकर को अगर कोई हार्म हो रहा है, तो या कोई लॉस हो रहा है, उसके लिए भी प्रॉपर कंपनसेशन नहीं दिया जा रहा है। नेक्स्ट अभी राजस्थान गवर्नमेंट का भी एक इनिशिएटिव था, आप वो याद रख सकते हैं इसमें, कि उनने खुद से चीज़ें शो करने की बात करी थी। ये चीज़ अगर हो तो वो बेस्ट है, किसी को इन्फॉर्मेशन मांगनी ही नहीं पड़ेगी, गवर्नमेंट साइट्स में वो इन्फॉर्मेशन खुद से देने की बात उन्होंने करी थी। ठीक है, तो ये था अबाउट आरटीआई एक्ट। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि हमारे 8 बीचेस को, इंडियन बीचेस को अभी हमें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। ठीक है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। अगर बेसिकली बात करें तो सबसे पहले तो ये जानते ये देता कौन है। डेनमार्क में बेस्ड एक FEE करके है, विच स्टैंड्स फॉर फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन। ये जो है ये इंस्टीट्यूट ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है। एंड प्लस यहाँ पे 33 क्राइटेरियाज देखता है 4 मेजर हेड्स में। तो ये मेजर हेड्स प्लीज़ आप याद रखिएगा, क्योंकि अभी आठ बीचेस को दे रखा है। सबसे पहला जो बीच बना था इंडिया का जिसको ये सर्टिफिकेशन मिला था, वो था चंद्रभागा, एंड वो था फ्रॉम उड़ीसा। ठीक है, एंड एशिया का सबसे पहला वो ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच बना था। तो उस टाइम तो एक ही था, लेकिन अभी 8 है, तो इसलिए आप क्राइटेरियाज याद रखना। सबसे पहली जो क्राइटेरिया है वो है इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन। सेकेंड है बाथिंग वाटर क्वालिटी। थर्ड है इन्वायरमेंट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन। एंड फोर्थ है सेफ्टी एंड सर्विसेज इन द बीचेस। मतलब इन क्राइटेरियाज को देख के किसी भी बीच को ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो कहने की बात है कि जो अभी हमें ये 8 बीचेस में ये मिल रखा है, उनमें फैसिलिटी ये सर्टिफिकेट मिलने के लिए ओके है। अगर हम लोकेशन की बात देखें कहाँ पर क्या, अगर हम अपना बनाए इंडिया का मैप,
तो समथिंग लाइक दिस। तो शिवराजपुर गुजरात, ये गुजरात का पूरा पोर्शन है, यहाँ शिवराजपुर है। घोगला, दमन एंड दीव इधर है, दमन इधर पे है, दीव इधर है, तो इनमें से ही कहीं पर हमारे घोगला है, कासरगोड एंड पंदू बिद्री। अगर रुकिए मैप में बना लूँ प्रॉपरली, कुछ यूज आता है हमारा, ये आता है तेलंगाना, ये है कर्नाटका, ठीक है, इधर से है जाता है महाराष्ट्र। तो इस कर्नाटका वाले पोर्शन में है हमारा कासरगोड एंड पंदू बिद्री। नेक्स्ट कप्पाड केरला में है। देन ऋषिकोंडा इधर आंध्र प्रदेश में है। एंड उसके अलावा गोल्डन बीच इधर उड़ीसा में है। उड़ीसा में ऑलरेडी मैंने आपको चंद्रभागा के बारे में बताया, तो प्लीज़ वो चीज़ याद रखना। एंड लास्ट यहाँ पर जो है वो है राधानगर बीच, इधर जो हमारे अंडमान आइलैंड्स है उनकी बात करें राधानगर बीच में, ठीक है। तो ये 8 लोकेशंस प्लीज़ आप याद रखना। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया ये सर्टिफिकेट दिया क्यों जाता है। ये याद रखिए, इसमें पढ़ने की कोई बात नहीं। ये इको टूरिज्म मॉडल है, यानी इकोलॉजी एंड टूरिज्म को हम साथ में प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं बाय गिविंग दिस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं नीचे जाते हैं तो ये किसने लॉन्च किया है मैंने आपको ये बता दिया है। प्लस इंडिया ने भी कुछ अपना नया एक इनिशिएटिव शुरू किया था जिसमें कि हम इसी मॉडल में काम कर रहे थे अपने बीचेस में, जिसका नाम है बीम्स। बीम्स का मतलब है बीच एनवायरनमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विसेज, ठीक है। तो ये किसके अंदर ये इनिशिएट किया गया था, ये इनिशिएट किया गया था इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के अंदर बाई हमारी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसने शुरू किया है। बीम्स का फुल फॉर्म याद रखना। बीम्स किस लिए है, हमारे बीचेस को एक इको टूरिज्म फ्रेंडली मॉडल में कन्वर्ट करने के लिए। उसमें हम क्या देखेंगे कि सेफ्टी है कि नहीं है, जो वहाँ बाथिंग फैसिलिटीज़ है वो है कि नहीं है, एंड हमारा बीच क्लीन है कि नहीं है, मतलब हमने सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस वहाँ पर यूज कर रखी है कि नहीं कर रखी है, ठीक है। हमारा जो ये बीम्स का ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहला है कि हम पॉल्यूशन को हटाना चाहते हैं कोस्टल वाटर से। सेकेंड, हम प्रमोट करना चाहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ बीच फैसिलिटीज़। थर्ड है कि हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं अपने कोस्टल इकोसिस्टम को एंड नेचुरल रिसोर्सेज को, ठीक है। तो यही है सारा यहाँ पर जो इस टॉपिक का है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट जो टॉपिक है अब हमारा वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने गाइडलाइंस इशू कर रखी है। किस रिलेटेड है वो, कि पुलिस को इंश्योर करना पड़ेगा कि वो मैंडेटरी एक्शन ले। एंड किस रिलेटेड, अगर वुमेन के अगेंस्ट कोई क्राइम हो रखा है तो वहाँ पर वुमेन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बोल रही है कि पुलिस ऐसा इंश्योर करे कि वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को फॉलो करे। जो यहाँ पर की डायरेक्शंस दे रखी है कि वो है कि कंपलसरी एफआईआर फाइल करनी पड़ेगी, जिसको कि ये 0 एफआईआर भी बोल रहे हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 0 एफआईआर, कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ये केस कहाँ पर हुआ है, भले वो एरिया उस पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन के अंदर आता हो या ना आता हो, वहाँ पर उस पुलिस स्टेशन को एफआईआर फाइल करनी पड़ेगी। इसको हम बोलते हैं 0 एफआईआर, ठीक है। एंड जो भी विक्टिम होगा उसको एग्जामाइन करना पड़ेगा एक रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर्स ने 24 घंटों के अंदर। जैसे ही मतलब उनको पता चलेगा कि ये केस आ रखा है कमीशन को, तो उनको ये मेडिकल लेना पड़ेगा 24 घंटों के अंदर। अब यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन होगी इस पूरे केस की, वो 2 महीने के अंदर पूरी हो जानी चाहिए। ये तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने गाइडलाइंस दे रखी है, ठीक है। तो ये याद रखना कि गाइडलाइंस है, ज़्यादा कुछ नहीं है अभी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि जो, हाँ इधर आते ही फॉरेंसिक, जो भी ये गाइडलाइंस दे रखी है ना डायरेक्टोरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज ने, इनकी गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। जब हम कलेक्ट कर रहे हैं, कोई भी कलेक्ट कर रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं या ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं कोई फॉरेंसिक एविडेंस उस विक्टिम की बॉडी से या किसी भी तरीके का एविडेंस हमको मिल रखा है, तो उसको कलेक्ट करने के लिए या प्रिजर्व कैसे करना, ट्रांसपोर्ट कैसे करना है, इसमें जो डायरेक्टोरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस ने सर्विसेज ने जो गाइडलाइंस दी है, हमने वो फॉलो करनी पड़ेगी। एट टाइम्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट के
केसेस। एंड इसके अलावा हम नेशनल डाटाबेस ऑन सेक्सुअल ऑफेंडर्स भी यूज करेंगे, जिसमें उन लोगों के नाम हम फाइंड कर सकते हैं जो कि बार बार रिपीटेड ऑफेंडर्स है, बार बार सेक्सुअल असॉल्ट का केस जिनके अगेंस्ट लग रहा है, ठीक है। एंड लास्ट है, ये बात कर रहा है सेक्सुअल असॉल्ट एविडेंस कलेक्शन किट्स को भी प्रोवाइड करना है हर सेक्सुअल असॉल्ट के केस में। अगर मैं बात करूँ ये SAEC की किट्स क्या है, तो आप इस वेबसाइट के थ्रू आप इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें बता रखा है कि इस किट के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो पर्टिकुलरली यहाँ से इसमें है डिटेल सारी, आप यहाँ से लेके यहाँ तक ये देख सकते हैं। इसमें ये सारी चीज़ें, मतलब कि कोई भी फॉरेंसिक मटेरियल हमारी बॉडी जिस भी विक्टिम की बॉडी पे होगा, भले वो सेक्सुअल असॉल्ट से रिलेटेड है, उसकी क्लोथिंग से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें उसमें आएगी। आप इसमें रीड कर सकते हैं इस वीडियो को पॉज करके। कोई बाल है, कोई हेयर है, या कोई वजिनल कविकल स्वेप्स वगैरह, पेनाइल स्वेप्स, ये सारी चीज़ें उस किट में होंगी। इसके अलावा इंस्ट्रक्शन सीट भी होगी कि कैसे आपको इस किट को यूज़ करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उस किट में प्रोवाइड करी जाएंगी। एंड हर सेक्सुअल असॉल्ट के केस में ये किट प्रोवाइड करनी इम्पॉर्टेंट है। अब हमारे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स रह चुके हैं, तो वो फटाफट उन पे भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है अबाउट कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन। कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन कंपैक्ट के अंदर होता है कि लेट अस सपोज अगर हम इस पर्टिकुलर एरिया में जो कि अंडर फॉरेस्ट है, हम यहाँ पर अगर कोई इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं, तो जो कंपनी यहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप कर रही है उनको पर्टिकुलरली पैसे देने पड़ेंगे जो कि इक्वल होगा अमाउंट ऑफ इस फॉरेस्ट के पैसे का भी करेंट वैल्यू जो होगी। सेकेंड, यहाँ पर जितने भी पैसे लगने होंगे इन फ्यूचर यहाँ पर अगर हम फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करेंगे तो हमें कहीं और पर फॉरेस्ट बनाना पड़ेगा, तो इस फॉरेस्ट को बनाने में जितने पैसे लगेंगे वो भी ये कंपनी प्रोवाइड करेगी। एंड ये इसी को होता है कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन, तो इसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। अब ये दिक्कत हो जाती है, मान लीजिए आप ऐसे स्टेट में रहते हैं जहाँ ऑलरेडी 75% से ऊपर आपका फॉरेस्ट है, तो आप वहाँ पर बाकी कहाँ पर आप अफॉरेस्टेशन करेंगे। तो ऐसे स्टेट्स जहाँ पर 75% से ऊपर फॉरेस्ट है वो किसी और स्टेट में क्या कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन कर सकते हैं। तो अभी रिसेंट में ये किसका एग्जाम्पल आया है कि उत्तराखंड, जिसमें जो क्या करने वाला है वो उत्तर प्रदेश के रीजन का, अगर मैं मैप बनाऊँ तो मैं अगर समथिंग लाइक दिस, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का रीजन यहाँ पर, ये बुंदेलखंड इतना रीजन यहाँ आसपास है, तो बुंदेलखंड में थोड़ा मध्य प्रदेश का रीजन भी आता है एंड उत्तर प्रदेश का भी रीजन है, तो उत्तराखंड यहाँ पर है, तो ये पर्टिकुलरली यहाँ पर कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसमें बोले तो ये होता है अंदर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980, प्लीज़ याद रखना। एंड कब करते हैं, जब हम फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लाइक हम वहाँ पर कोई इंडस्ट्री बना रहे हैं या डैम बनाने की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे ये कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन होता है, ठीक है। अभी जो उत्तराखंड कर रहा है वो पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान के जो अंदर आता है बुंदेलखंड रीजन, वहाँ पर कर रहा है। नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं वो है अबाउट मैड्रिड प्रिंसिपल्स। ये प्रिंसिपल्स किसने दिए थे, ये याद रखना, ये दिए थे ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप ने दे रखे थे, एंड मिनिस्ट्रियल काउंसिल। कब दिए थे, 2007 में। तो इसका जो पर्पस था, मेन पर्पस इसको देने का वो ये था कि जो अभी जो डिस्प्यूट उठ रखा है ना आर्मेनिया एंड अजरबैजान के बीच में, तो वो हुआ क्यों है, वो हो रखा है नगोर्नो काराबाख कॉन्फ्लिक्ट के वजह से। ये एक रीजन है जो आर्मेनिया एंड अजरबैजान के बीच में है, जिसमें कि कॉन्फ्लिक्ट हो रखा है, दोनों ही कंट्रीज को क्लेम कर रही है। अभी ये फिर से ये डिस्प्यूट उठ रखा है, तो इसलिए ये मैड्रिड प्रिंसिपल्स न्यूज़ में है। तो जिसने ये दे रखा है, अगर हम उनकी बात करें, इस रीजन पे पीसफुल सेटलमेंट के लिए ये प्रिंसिपल्स दे रखे हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट सिक्योरिटी ओरिएंटेड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा नहीं कि इससे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी ओरिएंटेड यही है। इसमें करीब 57 मेंबर्स है अभी एट प्रेजेंट, जिसमें कि नॉर्थ अमेरिका से, यूरोप से एंड एशिया से मेंबर्स है। इसमें याद रखना कि इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ OSCE।
नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है कि गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर केमिकल इंडिया लिमिटेड ने अभी 2 नए फर्टिलाइजर्स बना रखे, इंडिजीनियसली बनाया। पहले ये फर्टिलाइजर्स हम बाहर से इंपोर्ट किया करते थे, जैसे कि पहला है कैल्शियम नाइट्रेट एंड दूसरा है बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट। आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन ये याद रखने की यूज कहाँ पर होता है। तो कैल्शियम नाइट्रेट का जो यूज है वो सबसे पहले तो ये इन्फॉर्मेशन की ये वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर है, वाटर में सॉल्युबल है, एंड फिर इसको हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं। सेकेंड, हम इसको वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में भी यूज करते हैं। तो प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि ये फर्टिलाइजर है तो इसको वेस्ट वाटर को ट्रीट करने में कैसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो सीमेंट कॉन्क्रीट होते हैं उसको उसकी स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करने के लिए हम कैल्शियम नाइट्रेट को यूज करते हैं। अभी रिसेंटली यूपीएससी के पेपर में बेंजीन रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि बेंजीन हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो बोरोनेटेड वाला है इसको हम यूज कर सकते हैं ग्रोथ में, फिजिकल स्ट्रेंथ लेने में, या फ्लावरिंग फर्टिलाइजेशन में, किसमें, फ्रूट सेट ऑफ प्लांट्स में। तो ये प्लीज आप उनके यूजेस याद रखिए, बाकी नहीं भी है तो। नेक्स्ट हम जो आते हैं वो है हमारा प्राप्ति ऐप। ठीक है, प्राप्ति ऐप का काम क्या है, सबसे पहले तो ये किसने बनाया है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने। क्यों बनाया है, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए पावर परचेज ट्रांजैक्शन में, किसके भी, जेनकोज एंड डिस्कॉम्स। अगर मैं एक्सप्लेन करूँ ये है क्या, तो ये कुछ, एक मिनट, पावर जनरेटिंग कंपनीज होती है, ये पावर डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज होती है, इनको हम कहते हैं जेनकोज, इनको हम कहते हैं डिस्कॉम्स। तो ये पावर जनरेट करती है, ये फिर इनको ट्रांसफ़र करती है, एंड ये फिर बाकी सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो ये जो इनको पावर ट्रांसफ़र कर रही है, इनके बदले इनको पैसे देने पड़ते हैं। तो इसी प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये प्राप्ति ऐप बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने, ऐप है बेसिकली। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों है, ये दिखा रहा है कि ये जो लोन्स है ना, जो वापस देने हैं, पैसे देने हैं, इसमें 37% इंक्रीज हो गया लास्ट ईयर से। तो वो जो ये सिग्निफाई कर रहा है कि इस सेक्टर में अभी बहुत स्ट्रेस है। ठीक है, तो यहाँ पर इस ऐप की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो डिस्काउंट्स की हैं उनको आप इवेलुएट कर सकते हैं। इसका अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ये स्टैंड्स फॉर पेमेंट रेटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ पावर प्रोक्योरमेंट फॉर ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी इन इनवॉइसिंग ऑफ जनरेटर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट जयप्रकाश नारायण। ये थे हमारे फ्रीडम फाइटर, थ्योरिस्ट, सोशलिस्ट एंड पॉलिटिकल लीडर। इनने 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी, कांग्रेस पार्टी के अंदर ही, उससे अलग होके नहीं बनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट इनने 1948 में फिर से क्या किया, ये कुछ और सोशलिस्ट के साथ मिलके इनने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी इस बार, और छोड़ के इनने अपनी नई बनाई जिसका नाम था प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। तो जयप्रकाश नारायण दो पार्टीज के फॉर्मेशन के लिए इंस्ट्रूमेंटल थे। पहली है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एंड सेकंड है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। ये इन्फॉर्मेशन याद रखना। फिर मिड 1970 में जब हमारे कंट्री में इमरजेंसी का पीरियड था, ठीक है, उस टाइम भी क्या किया था, इनने टोटल रिवॉल्यूशन की डिमांड करी थी अगेंस्ट जो उस टाइम की सेंट्रल गवर्नमेंट थी जिसने इमरजेंसी लगाई थी। ठीक है, तो ये था अबाउट जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट हमारा है, अब 2 टॉपिक्स रह चुके हैं, एंड उसमें से जो पहला है वो है अबाउट नानाजी देशमुख। तो नानाजी देशमुख का नाम था चंदिका दास अमृतराव देशमुख, ये याद रखना। ये सोशल रिफॉर्मर एंड पॉलिटिशियन थे। इनने जो काम किया है वो बेसिकली किया इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड रूरल सेल्फ रिलायंस। याद रखना, ये एरियाज प्लीज़ याद रखना, इसकी हेल्प से आप बाद में कहीं पर क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं अगर डायरेक्टली ये फैक्ट नहीं पूछा जाए तो। ठीक है, कि किस टाइप के इंसान ये थे एंड क्या काम ये कर सकते थे, उस बेसिस में आप कोई आंसर गलत या सही कर सकते हैं। इनने जो क्या काम किया था वो था कि इनने चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय खोला था मध्य प्रदेश में, जो कि इंडिया की कंट्री की पहली रूरल यूनिवर्सिटी थी। ये इंस्पायर्ड थे लोकमान्य तिलक के काम से, जो कि खुद एक फ्रीडम फाइटर थे। ठीक है, जो लोकमान्य तिलक के जो नेशनलिज्म रिलेटेड जो थॉट्स थे उनसे ये काफ़ी 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 ये इंस्पायर्ड थे। अभी लास्ट ईयर ही क्या हुआ था, इनको भारत रत्न मिला था पॉस्ट्यूमसली, मतलब होता है मरणोपरांत, मरने के बाद इनको 2019 में
भारत रत्न मिला था। तो ये इन्फॉर्मेशन याद रखना। नेक्स्ट है हमारा गरबा के बारे में। सबसे पहले हमें ऐसा पढ़ना होगा कि गरबा मीनिंग क्या है। नेक्स्ट हम इसमें जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि कहाँ है ये है गुजरात का। थर्ड हम पढ़ेंगे इसमें करते क्या है एंड कौन सी गॉडेसेस को इसमें हम सेलिब्रेट करते हैं। ये 4 पॉइंट्स हम इसमें याद रखेंगे। तो गरबा जो है ये एक संस्कृत वर्ड गर्भदीप से ओरिजिनेट हुआ है, जिसका मीनिंग होता है कि हम अर्दन पॉट यूज कर रहे हैं जिसमें कि सर्कुलर होल्स है, छेद है, ठीक है। इसमें हम किसकी वर्शिप करते हैं, शक्ति की वर्शिप करते हैं। एंड ये बेसिकली कब हम ये गरबा डांस परफॉर्म करते हैं, ड्यूरिंग नवरात्रि और ड्यूरिंग वेडिंग्स वगैरह में, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, हम कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाते हैं। कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाते हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, फिर बीच में एकदम या तो हम कोई अर्दन पोट रख देते हैं, अर्दन या फिर लैम्प रख देते हैं, ठीक है। मिट्टी से बना हुआ या सिंपल कोई लैम्प रख देते हैं इनके बीच में। एंड फिर डांस होता है जिसमें हम किस तरीके से करते हैं, हम बीट्स ऑफ डोल पे हम हैंड तालियां बजाते हैं, ये तो आपने देखा होगा। तो इस टॉपिक में या इस पर्टिकुलर डेट में 11th एंड 12th की जो थी यही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। आई होप आपको ये समझ आए हो। एंड इन केस कोई डाउट आपके मन में है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।